हेलो स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। K3CrOX का होल थ्राइस में CR की समन्वयन संख्या क्या है? व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CR इन K3CrOX का होल थ्राइस। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो CR क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम जो है लिगेंड से कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है किसी कॉम्प्लेक्स में, वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। द नंबर्स ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल मेटल एटम इन द कॉम्प्लेक्स फ्रॉम लिगेंड, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अगर यहाँ पे देखिए कि ऑक्सिलेट क्या है, ऑक्सिलेट OX किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सिलेट को। ऑक्सिलेट क्या होता है? ये होता है बाइडेंटेट लिगेंड, ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो देखिए यहाँ पर कितने ऑक्सिलेट हैं? 3 ऑक्सिलेट हैं। तो इसमें एक ऑक्सिलेट अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो तीनों मिलकर के कितने देंगे? 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में अगर हम बात करें तो कह रहा है ये GLY जो है एक ग्लाइसिन को रिप्रेजेंट करता है। इसको आप कह सकते हो बिस ग्लाइसिन निकल सेकेंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। इसमें पूछा है कि केंद्रीय धातु परमाणु का EAN क्या होगा। EAN जो होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इन बिस ग्लाइसिन निकल सेकेंड। तो देखिए इसका निकालने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, जो कि हमें पता चल गई है यहाँ पे कि +2 होती है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर निकल का 28 होता है, उसमें से जितना इस पर प्लस चार्ज होता है, मतलब जितना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अगर प्लस में कर देते हैं माइनस कर देते हैं, और जितना इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, जितना इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है निकल को, उतना इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो देखिए एक ग्लाइसिन जो है वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 ग्लाइसिन है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? मतलब 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है? निकल एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जगह 26 और 8 मिलाकर के 34 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी को बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा CrCO का होल x में x का सही मान होगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ x इन CrCO का होल x। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि जो x की वैल्यू है ये हम कैसे निकालते हैं, तो हमें सबसे पहले तो यही देखना होता है कि कौन सा जो है कार्बोनिल कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। और कार्बोनिल कंपाउंड के एग्जिस्टेंस के लिए हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल के हिसाब से बात करते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या कहता है, तो देखिए अगर हम इसको कैलकुलेट करें, मतलब अगर मान लीजिए मैं यहाँ से बात कर लूँ, जैसे CR के बारे में बात करते हैं, CR का एटॉमिक नंबर 24 होता है। और यहाँ पे देखिए CR पे की वैलेंसी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि कार्बन पे क्या होती है? 0 होता है, तो इस पर भी क्या होगा? 0 होगा यहाँ पे, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पे पूरा कार्बोनिल मॉलिक्यूल क्या है? न्यूट्रल है। तो देखिए इसका कन्फिग्रेशन अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18Ar, फिर हो जाएगा 3D 5 4s 1। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए इसके वैलेंस सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, तो आपके जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है और जितना इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, एक कार्बोनिल ग्रुप 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि ये मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, जैसे मान लीजिए अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा? 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। अगर हम x की जगह 6 रखते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा? अगर आप x की जगह 6 रखते हो तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आप देखो 12 प्लस कितना हो गया? 12 प्लस 6, ये 6 और प्लस 12 कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो देखिए इस वाले अगर हम यहाँ पर x की जगह 6 रखते हैं तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो मतलब कार्बोनिल कंपाउंड का जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? CrCO का होल 6 बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा संकरण आयन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय, निम्न में से कौन सा संकरण आयन प्रतिचुंबकीय है? तो देखिए विच एमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज द डायामैग्नेटिक। अब देखिए डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बारे में हमने पढ़ा है। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 0 होंगे। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आप लोगों ने पढ़ा है कि हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था, म्यू इज इक्वल टू रूट में n ब्रैकेट में n+2, ठीक है, Bm, और यहाँ पर n जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ पर हमें सबको देखना पड़ेगा, इसमें डायामैग्नेटिक पूछा है, मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पर जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 आएगी वही क्या होगा? डायामैग्नेटिक हुआ। अगर आप देखें यहाँ पे CR को देखें तो थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। मैं इसके कॉम्प्लेक्स को एटॉमिक नंबर होता है
24। कॉम्प्लेक्स क्या है हमारा, तो कॉम्प्लेक्स है CrNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। अब देखिए अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और यहाँ पर देखिए इस पर NH3 पे 0 चार्ज होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इस पर प्लस चार्ज, जैसे मान लीजिए अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालते हैं तो x प्लस यहाँ पर 0 × 6 = +3, तो ये 0 हो जाएगा तो x = 3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। तो देखिए अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या हो जाएगा 18 AR 3D 5 4s 1। तो अब देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये क्या बच जाएगा 3D 3 बच जाएगा। अब देखिए होता है क्या है ना कि NH3 जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से देखिए होगा क्या कि हमारे पास D में 1 2 3 4 1 2, ठीक है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन फील्ड है। अब हमारे पास जो 6 NH3 ग्रुप है ना, ये क्या करेगा, इसको चाहिए होगा 6 जो है वैकेंट ऑर्बिटल जिसमें अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। तो देखिए यहाँ पर 4s भी खाली है, 3D के यहाँ पर देखिए 2 खाली हैं, ठीक है। इसके बाद अगर जाओगे तो 4p मिलेगा हमें पे, यहाँ पे खाली मिलेगा। तो हमारे पास टोटल 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। देखिए 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे अगर इसको मिलाओगे, देखो अगर मान लीजिए हम कहें कि यहाँ पे NH3 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता तो पड़ता, ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता तो पड़ता। और यहाँ पर इसके मतलब अगर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ। जैसे ये DXY होता है, DYZ होता है, DZX होता है, DX2Y2 होता है और DZ2 होता है। तो देखिए ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा लगता है, इसलिए इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो अब देखिए इंक्रीज होने की वजह से जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, पेयरिंग में चले जाते हैं। बट यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। और आप देखिए कि यहाँ पर हमें 6 ऑर्बिटल है, तो 6 ऑर्बिटल तो सबकी एनर्जी अलग अलग होगी, तो ये क्या होंगे, हाइब्रिडाइजेशन के लिए जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए जाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा 6 हमें ऐसे ऑर्बिटल मिलेंगे जिनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। देखो 2 D के हैं तो D2 S के 1 है, P के 3 है, D2 sp3 ऑर्बिटल बनेगा। कितने, 6 ऑर्बिटल बनेंगे D2 sp3 के, ठीक है। 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर 6 हमें 1 2 3 4 5 6 ये आपके क्या हो गए, D2 sp3 के ऑर्बिटल मिल गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसमें अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो देखिए अमोनिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो देखिए अब इसके बाद क्या हुआ, जो भी पूरा कॉम्प्लेक्स, देखिए ये लिगेंड के ऑर्बिटल हो गए और ये Cr के ऑर्बिटल, ये पूरा मिल करके क्या बना है, कॉम्प्लेक्स बना है। ये पूरा मिल करके क्या बना है, कॉम्प्लेक्स बना है। सॉरी, यहाँ से ये पूरा मिल करके कॉम्प्लेक्स बना है। तो जब ये पूरा मिल करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स में आप अगर ध्यान से देखें, अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये 3 ऑर्बिटल ये हो गए और ये आपके 6 ऑर्बिटल इसके साथ हो गए, ठीक है। इसमें अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और यहाँ पर देखिए आप ये 3 जो ऑर्बिटल हैं ये इनमें सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने का मतलब क्या हुआ कि ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर बी के बारे में हम बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा, देखो ये CO है, यहाँ पर फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से अब देखो होगा क्या कि यहाँ पर हमने दिखाया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 27 18 AR 3D6 और 4s 0, क्योंकि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3+3 देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर अब इसके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करें 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब देखिए ये वीक फील्ड लिगेंड है तो इसकी वजह से जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो बहुत कम लगेगा, और रिपल्सिव फोर्स कम लगेगा तो इसकी एनर्जी उतनी इंक्रीज नहीं कर पाएगी कि ये पेयरिंग में जा सके, ठीक है। इसलिए ये अनपेयर्ड रह जाएंगे। और कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में, तो 4s, उसके बाद 4p और उसके बाद 4d, 4s 4p और 4d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें कौन सा चाहिए, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो। कॉपर के केस में देखिए ये भी वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर देखिए +2 चार्ज है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या इसकी ऑक्सीडेशन निकल के आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 निकल करके आएगी। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 29 होता है, क्या हो जाएगा 18 AR हो जाएगा, 3D। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3D
10 होता है वैसे, और 4s1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d9 बचेगा, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला 4s से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया 3d से। तो अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, देखिए ये भी क्या है वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। अब हम आते हैं कार्बोनिल के पास, निकल कार्बोनिल के पास। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें अगर बात करिए NiCO का होल फॉर्म में अगर हम बात करते हैं, तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसलिए इस पर जीरो चार्ज होगा। क्या होगा, जीरो चार्ज होगा। और CO जो होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या होगा, तो ये समझिएगा, जैसे Ni28, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 18Ar 3d8 और 4s2। अब देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या होगा कि इसका रिपल्सिव फोर्स लगेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, डी में चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर जाकर के इसको पेयर कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये 3d10 बन जाएगा। तो देखिए अब क्या होगा, इसका आउटर सेल क्या, ये किसका डी ऑर्बिटल क्या हो गया, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है। और ये भी आगे जाकर के देखिए इसमें 4 है ना, तो 2 ये वैकेंट बच जाएगा, एक आपका 4s जो है वैकेंट बच जाएगा, और इसके बाद 4p जो है, इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे जो कि इसके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें क्या हो गया, ये भी पूरा फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसलिए इसके पास कोई भी n इक्वल टू इसमें क्या आएगा, जीरो आएगा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर हम 35 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि CuSO4 5H2O इज रिप्रेजेंटेड एज, देखिए CuSO4 5H2O को हम रिप्रेजेंट करते हैं CuH2O का होल 4 SO4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है इसका, ठीक है। इसमें जो ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर कह रहा है आपका 36 NiC2O4 का होल थ्राइस 4 नेगेटिव में Ni की समन्वयन संख्या क्या होगी। देखिए ये भी ऑक्सिलेट आयन है, C2O4 क्या है, ऑक्सिलेट आयन है। अब आप इसको आसानी से समझ पाएंगे कि एक ऑक्सिलेट आयन कितना, पीछे हमने पढ़ा है कि एक ऑक्सिलेट आयन कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2, इसमें कितने ऑक्सिलेट आयन है, 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 आएगा, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हम बात करते हैं कौन में से कौन सा अधिकतम आयनिक चालकता प्रदर्शित करेगा। अब देखिए आयनिक चालकता के लिए क्या होना चाहिए, जिसमें जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ आयंस बनेंगे उसमें इसकी आयनिक चालकता क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी, तो जिसमें जितने नंबर्स ऑफ आयंस बनेंगे उसमें जो कंडक्टेंस होगी वो उतना ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे किसमें, देखिए इसमें कितने आयंस बन रहे हैं, तो देखिए इसमें 3 Cl नेगेटिव आयंस बनेंगे और एक जो है ये कॉम्प्लेक्स का आयंस बन जाएगा, तो इसमें टोटल मिला करके 4 आयंस बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितने बन रहे हैं, तो यहाँ पर 2 ये और एक ये 3 आयंस बन रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 बनेगा, 4 पॉजिटिव आयंस बनेंगे और यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स का एक आयंस बन जाएगा, तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं 5 आयंस बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई आयंस नहीं बन रहा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये वाला, इसकी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं कैल्शियम आयन के साथ एक अष्टफलकीय संकुल बनाने के लिए कितने EDTA अणु की आवश्यकता होगी। अब देखिए हाउ मेनी EDTA मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ Ca2 पॉजिटिव आयंस। अब देखिए EDTA क्या होता है, EDTA एक पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है या हेक्साडेंटेट लिगेंड भी आप कह सकते हो। मैं इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को ड्रॉ करके लिखिए, स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इथाइलिन डाइमन EDTA के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इथाइलिन डाइमन टेट्राएसीटेट जिसको हम बोलते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH NCH2 COO नेगेटिव, N जो होता है ये N है, NH नहीं है, CH2 COO नेगेटिव, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा N हो जाएगा, यहाँ पर आपका CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, ये आपका इथाइलिन डायनामिन टेट्राएसीटेट है, इसी को हम EDTA बोलते हैं। अब देखिए 1 2 3 4, फिर यहाँ पर लोन पेयर होता है 5 6, ठीक है। तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, तो ये 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए इसमें आप कह सकते हो कि इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बी सही होगा, जिसमें 1 है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। जो कह सकते हैं कि कैल्शियम आयन के साथ एक EDTA क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 39 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, तो कह रहा है देखिए
COH2 का होल 6Cl2 के जलीय विलयन में कितने आयंस उत्पन्न होंगे? कितने आयंस उत्पन्न होंगे? देखिए, अब आप लोगों ने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स में दो तरीके की वैलेंसी होती है, एक आयनाइजेबल होती है, एक नॉन आयनाइजेबल होती है। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वो नॉन आयनाइजेबल होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर होता है वो आयनाइजेबल होता है। देखिए, यहाँ पर कितने Cl निकल रहे हैं? 2, और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का बन जाएगा, तो टोटल मिलाकर के कितने आयंस बनेंगे? 3। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इसमें 3 आयंस बनेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। एल्यूमिनियम की समन्वयन संख्या क्या है? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम? तो देखिए, एल्यूमिनियम जो है उसका स्मॉल साइज और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के चलते +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देख लीजिए, 13 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो देखिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Al3 पॉजिटिव बनाता है, और इसके पास देखिए ये वाला ऑर्बिटल फ्री हो गया, ये वाला, इसमें 3 ऑर्बिटल फ्री हो गए, और 3D, तो 3D के पास 5 ऑर्बिटल हो गए। तो ये टोटल जो है आप जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, एक तो स्मॉल साइज होता है और दूसरा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से इसका साइज और रिड्यूस हो जाता है। इसलिए 6 लिगेंड अपने साथ ही क्या कर सकता है? जोड़ सकता है। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6 होगा। 6 लिगेंड अपने साथ डायरेक्टली बॉन्डेड कर सकता है या 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 6 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोगों को पढ़ करके समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।